गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो है क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस का 3rd चैप्टर पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, यानी कि लोकतंत्र और विविधता। तो जो हमारा लेसन का नाम दिया हुआ डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, तो पहले हमें चैप्टर का जो नेम है बेटा, तो उसमें वर्ड दिया है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का भी एक सिंपल मीनिंग हमें प्रीवियस नॉलेज में जो पढ़ा है उसको फिर से रिकॉल करना ज़रूरी है। तो ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी जो है बेटा, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल, यानी जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन होता है। और ये फर्स्ट डेफिनेशन जो है इब्राहिम लिंकन के द्वारा दी गई थी, जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ी थी, 8th में भी पढ़ी थी। तो अगेन 10th में, क्योंकि जब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी, तो इन वर्ड्स का मीनिंग भी हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो सिंपल मीनिंग है कि बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल, यानी जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन होता है। दूसरा वर्ड इसमें दिया हुआ बेटा डाइवर्सिटी, विविधता। तो हर कंट्री में कोई ना कोई डाइवर्सिटी होती है बेटा। फॉर एग्जाम्पल इंडिया ले लो, इंडिया में डिफरेंट रिलीजन है, कास्ट है, लैंग्वेज है ना, जेंडर है, फिर आपका फिजिकल जो स्ट्रेंथ है, ट्राइब ग्रुप्स है, इन सबको लेकर जो हमारा विविधता आती है, और वो विविधता कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी में पॉसिबल है। क्योंकि सपोज कि बेल्जियम है, श्रीलंका है, तो वहाँ भी हमने फर्स्ट सेकंड चैप्टर में पढ़ा था डाइवर्सिटी थी। कहीं पर जो रीजनल प्रोसेस को लेकर थी, कहीं लैंग्वेज को लेकर थी, तो कहीं एथनिक ग्रुप को लेकर थी। और इंडिया के अंदर तो डिफरेंट टाइप की डाइवर्सिटी है बेटा, कास्ट को लेकर भी है, जेंडर को लेकर है, जैसे रिलीजन को लेकर है, कम्युनिटी को लेकर है। तो ये सब जो है डाइवर्सिटी के अंदर आती है, विविधता आती है। वैसे तो डाइवर्सिटी डिफरेंट टाइप की होती है बेटा, जोग्राफिकल भी डाइवर्सिटी हो सकती है, जैसे फिजियोग्राफिक डिवीजन इंडिया के डिफरेंट टाइप के हैं, तो हम इसको कोरिलेट करके भी पढ़ सकते हैं। तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए बेटा चैप्टर पढ़ने से पहले कि व्हाट इज डाइवर्सिटी। तो ये मैंने डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी का जो है आपको एग्जाम्पल पढ़ाया है। लेकिन इस चैप्टर में, इस लेसन में हमें डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी को लेकर जो डेमोक्रेसी में प्रॉब्लम्स आती है, तो वहाँ डिफरेंट डिविजन्स हो जाते हैं सोसाइटी में, डिफरेंसेज आते हैं, समटाइम सिमिलरिटी भी होती है। लेकिन डाइवर्सिटी को लेकर डेमोक्रेसी में क्या प्रॉब्लम्स आती है, और उसको लेकर कब वहाँ पर जो है सिविल वार हो जाते हैं, कब वहाँ राइट्स हो जाते हैं, कब जो है डिफरेंसेज को लेकर जो है बहुत बड़ा एक सोसाइटी में या गवर्नमेंट और सोसाइटी के बीच एक गैप उत्पन्न होने लगता है। तो इसके लिए पहले हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल के तौर पर अ स्टोरी फ्रॉम मैक्सिको ओलंपियाड, मैक्सिको ओलंपिक की हम कहानी पढ़ेंगे कि मैक्सिको ओलंपिक में क्या हुआ था, और उसकी वजह से जो है किस प्रकार से वो भेदभावों को लेकर, डिस्क्रिमिनेशन को लेकर इतना बड़ा मूवमेंट स्टार्ट हुआ, और फिर उसको वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे जो है उन्होंने दिखाने की कोशिश की थी। तो ये मैं आपको पहले घटना समझा रही हूँ बेटा शॉर्ट में, कि मैक्सिको ओलंपियाड में क्या हुआ था, और क्या उसका जो है किस कंट्री में ये हुआ था, और क्या इसकी स्थिति हुई थी। तो देखो, मैक्सिको जो है ये आपकी सिटी थी, उसके अंदर 1968 के अंदर बेटा ये यूनाइटेड स्टेट्स को लेकर जो है बेटा, इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो इसमें आप समझिए, मैक्सिको सिटी में 1968 में ओलंपियाड चल रहे थे, और उस ओलंपियाड में जो है, और ये ओलंपियाड के अंदर 200 मीटर की जो है रेस हुई थी, और उस रेस को लेकर जो है यहाँ पे सेरेमनी चल रही थी, और उस सेरेमनी में अमेरिका का नेशनल एंथम चल रहा था। लेकिन वहाँ पर 2 एथलीट थे बेटा। एथलीट किसको कहते बेटा? 2 खिलाड़ी खड़े थे जिन्होंने रेस में भाग लिया था। हालांकि वो अमेरिकन एथलीट कहला रहे थे, जिनका नेम था टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। ध्यान से सुनो बेटा, और ये पॉइंट भी नोट कर लेने होते हैं कि एथलेटिक के नेम क्या थे, 1 मार्क क्वेश्चंस भी आते हैं।
तो एथलेटिक के नेम थे बेटा टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस। लेकिन ये कौन थे? अफ्रो अमेरिकन थे बेटा। कौन थे? अफ्रो अमेरिकन। तो यहाँ अफ्रो अमेरिकन का हमें मीनिंग भी जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज मीन बाय अफ्रो अमेरिकन। तो अफ्रो अमेरिकन ये ब्लैक्स थे, ब्लैक पीपल थे, जिनको वहाँ की गवर्नमेंट 18th सेंचुरी में माइग्रेट कर कर कहाँ लाई थी? अफ्रीका से अमेरिका में, और वहीं ये लोग सेटल हो गए थे। वापस ये जो है अफ्रीका नहीं गए थे, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया, ब्लैक और वाइट्स के नाम पर काले और गोरे का भेदभाव किया और उनको कोई राइट्स नहीं दिए थे। तो जब ये ओलंपियाड हो रहा था तो ओलंपियाड में तो उनको पार्टिसिपेट करने का राइट दिया, लेकिन उनको इक्वल वहाँ के राइट्स जो थे, पॉलिटिकल राइट्स, सोशल राइट्स, ये प्रोवाइड नहीं किए जाते थे। तो इसी चीज़ को ये, इसी बात को, इसी में मुद्दे को ये लोग जो हैं, ये ओलंपियाड की जो सेरेमनी हो रही थी वहाँ पर डिफरेंट कंट्री के एथलेटिक है, प्लेयर्स है, और वहाँ के जो लीडर्स थे, हेड थे, वो सब इसमें असम्बल हुए थे। तो ये दोनों एथलेटिक अपनी कंट्री की जो ये डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हो रहा था, ना उनको कोई पॉलिटिकल राइट्स दिए जाते थे, ना इक्वलिटी दी जाती थी, तो उसको लेकर ये जो है इस मुद्दे को ये वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर उठाना चाहते थे। तो इसी के लिए उन्होंने फिर जब उनको एथलेटिक के तौर पर उनको गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल मिलना था, तो वो लेने के लिए जब वो स्टेज पर जा रहे थे, तो इसका विरोध करने के लिए उन्होंने, दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया था? तो उसके लिए देखो उन्होंने एक तो विदाउट सॉक्स, पैरों में उन्होंने सॉक्स नहीं पहने थे, गले के अंदर उन्होंने जो है ब्लैक मफलर पहन लिया था, और ये ब्लैक जो गले में उन्होंने मफलर पहना था बेटा, ये ब्लैक्स का आइडेंटिफाई कर रहा था। और इस प्रकार से ये लोग स्टेज पर गए, और जबकि ये होता था कि स्टेज पे जाना है तो एक एथलेटिक को अपनी पूरी प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना होता है, लेकिन ये तो विरोध प्रकट करना चाहते थे। तो इस बात को लेकर जो है ये इस ओलंपियाड में अपने ब्रॉन्ज और गोल्ड मेडल लेने के लिए स्टेज पर विरोध प्रकट करते हुए गए थे। लेकिन अमेरिका में उससे पहले इन्होंने कई बार डिमांड की, कई बार इन्होंने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने फिर भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। और इसी बात के लिए जो अमेरिका के अंदर जो है 1954 से 1968 में एक सिविल राइट मूवमेंट हुआ था बेटा। क्या हुआ था? सिविल राइट मूवमेंट। तो पहले आपको सिविल राइट मूवमेंट के बारे में मैं थोड़ी सी नॉलेज दे रही हूँ कि व्हाट इज सिविल राइट मूवमेंट, यानी कि नागरिक अधिकार आंदोलन क्या था। तो एक तो स्टार्ट हुआ था 1954 में और 1968 तक चला था। इसको लीड किया था मार्टिन लूथर ने बेटा। किसने लीड किया था? मार्टिन लूथर ने। और जिसका मेन एम, उद्देश्य था कि अफ्रीकन अमेरिकन पीपल के द्वारा जो है अपने राइट्स की डिमांड की गई थी। कौन से राइट्स? पॉलिटिकल एंड सोशल इक्वल राइट्स। और फिर इस मूवमेंट के द्वारा उन्होंने ये काफ़ी प्रयास भी किया था कि वहाँ की गवर्नमेंट उनके साथ जो ब्लैक और वाइट का जो डिस्क्रिमिनेशन करती है उसको जो है ये हटा दे और उनको इक्वल जो है ट्रीट किया जाए, उनको समान अधिकार दिया जाए। इसको लेकर ये मूवमेंट हुआ था और मार्टिन लूथर ने इसको लीड किया था। लेकिन उसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने फिर भी ये सिविल राइट मूवमेंट होने के बाद भी उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया, इस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन को उन्होंने ख़त्म नहीं किया। तब फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मैक्सिको के इस ओलंपियाड में उन्होंने अपने इस प्रॉब्लम को जो है वहाँ उठाने की कोशिश की थी। और इस प्रकार से, क्योंकि उनको ये पता था कि एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म था ओलंपियाड का, ये जो सेरेमनी हो रही थी, और वहाँ डिफरेंट कंट्री के जो है पीपल, एथलेटिक और लीडर्स भी आए थे, और इस प्रकार से उन लोगों ने इसका विरोध प्रकट करते हुए स्टेज पर गए थे। लेकिन वहाँ पर देखो एक ऑस्ट्रेलियन बेटा एथलेटिक था, तो ऑस्ट्रेलियन एथलेटिक था बेटा, उसका नेम था पीटर नॉर्मन। पीटर नॉर्मन वाइट कम्युनिटी को बिलोंग करता था और कार्लोस और स्मिथ अफ्रो अमेरिकन ब्लैक कम्युनिटी को ये लोग बिलोंग करते थे। किंतु
पीटर नॉर्मन ने जब उनके बारे में उनको पता चला कि उनके साथ आज भी अमेरिका में कैसे जो है उनकी कम्युनिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, तो पीटर नॉर्मन ने जो है उनको सपोर्ट किया। और सपोर्ट करते हुए उन्होंने अपनी जो टी शर्ट पहन रखी थी बेटा, उस टी शर्ट पर उन्होंने जो है ह्यूमन राइट्स का जो है लेबल लगा लिया और इन दोनों अफ्रो अमेरिकन एथलेटिक का उन्होंने सपोर्ट किया था। तो यहाँ पर बेटा फिर एक क्वेश्चन रेज होता है कि पीटर नॉर्मन जो है वो वाइट कम्युनिटी को बिलोंग कर रहा था, ऑस्ट्रेलियन वो एथलेटिक था, तो उन्होंने ये ब्लैक पीपल का क्यों सपोर्ट किया था? तो यहाँ पर उसके सपोर्ट करने के पीछे एक बहुत बड़ा मुद्दा था, और वो सपोर्ट उसने इसलिए किया था कि यहाँ ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट अमेरिकन गवर्नमेंट जो उनके साथ बिहेवियर कर रही थी, और उनकी जो डिमांड थी कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को हटा दिया जाए, उनको भी इक्वलिटी राइट्स दिया जाए, और इसीलिए जो है पीटर नॉर्मन ने उनका सपोर्ट किया था। और सपोर्ट करते हुए जो है वो उस स्टेज पर आगे पहुँचे थे। लेकिन बाद में क्योंकि ज़्यादातर जो कंट्रीज़ के लीडर्स आए थे, अमेरिका के लीडर्स थे, और उनको ये अपने अगेंस्ट लगा, तो उसकी वजह से फिर उन्होंने वहाँ डिक्लेयर किया कि ये लोग जो हैं ओलंपियाड की जो रूल रेगुलेशन है उसका ये लोग जो है लॉस कर रहे हैं, इसलिए उनको पनिशमेंट दिया गया। उनके जो गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल थे वो वापस ले लिए गए, और इवन की जो नॉर्मन थे उनको भी पनिशमेंट दिया गया कि ऑस्ट्रेलिया की टीम पे फिर से कभी उनको ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करने का अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी इन्होंने उनका सपोर्ट किया था। तो ये मैक्सिको ओलंपियाड की जो स्टोरी है बेटा, उससे हमें ये समझ में आ रहा है कि अमेरिका जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री होते हुए भी उन्होंने वहाँ के जो पीपल थे, अफ्रो अमेरिकन जो ब्लैक पीपल थे, उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया, आज तक उनको इक्वल राइट्स नहीं दिए। और जब उन्होंने सिविल मूवमेंट किया फिर भी उनको जो है उन्होंने किसी भी प्रकार के जो है उनके अधिकारों को, राइट्स को देने की कोशिश नहीं की थी। और इसी को लेकर जो है अक्सर जो है सिविल वार हो जाते हैं, राइट्स हो जाते हैं, है ना, डिवीज़न हो जाते हैं। तो अब हम इसी स्टोरी के बेस इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि डिफरेंसेस और डिवीज़न जो है वो कैसे रेज होते हैं सोसाइटी में, क्योंकि डिफरेंट डाइवर्सिटी होती है बेटा। अगेन हमारा वही डाइवर्सिटी वाला टॉपिक आ रहा है, जेंडर को लेकर हो सकता है, फिजिकल स्ट्रेंथ को लेकर हो सकता है, कास्ट को लेकर हो सकता है, लैंग्विस्टिक मसलों को लेकर हो सकता है, ट्राइब्स को लेकर हो सकता है, यानी भाषा है, जाति है, धर्म है, लिंग है, इन सब को लेकर जो है कोई ना कोई सोशल डिवीज़न और डिफरेंसेस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पावर शेयरिंग के अंदर 2 एग्जाम्पल पढ़े थे बेटा, बेल्जियम और श्रीलंका। तो बेल्जियम और श्रीलंका में दोनों टाइप के जो है डिफरेंसेस थे, रीजनल एंड सोशल डिवीज़न। और रीजनल और सोशल डिवीज़न में श्रीलंका के अंदर लैंग्विस्टिक एज वेल एज रिलीजियस दोनों ही मसले थे, वहाँ पर दोनों टाइप के जो है डिफरेंसेस थे। और फिर इन डिफरेंसेस ने किस प्रकार से सोशल डाइवर्सिटी के द्वारा उन्होंने डिफरेंसेस को जो है जन्म दिया था, तो वही हम पढ़ेंगे अब आगे नेक्स्ट टॉपिक में कि सोशल जो डिफरेंसेस है और जो सोशल डिवीज़न है डाइवर्सिटी में कैसे जो है उनका बर्थ होता है, ओरिजिन होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा कि सोशल डिफरेंसेस जो है उनका बर्थ ओरिजिन कहाँ से होता है। तो उसके पीछे 4 फैक्टर्स हैं। हाउ मेनी फैक्टर्स? 4 फैक्टर्स। तो सबसे पहले जो सोशल डिफरेंसेस की उत्पत्ति होती है वो उत्पत्ति जो है
एक्सीडेंट ऑफ बर्थ बाय बर्थ होती है। किसके द्वारा होती है? जन्म के आधार पर होती है। अब बाय बर्थ कैसे होती है उसको थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ आपको, कि जैसे पर्टिकुलर एक पर्सन किसी एक कम्युनिटी का मेंबर है, क्योंकि जिस परिवार में हमारा जन्म हुआ है फैमिली में, हम उसके मेंबर माने जाते हैं। अब सपोज कि आप हिंदू फैमिली में आपका बर्थ हुआ है तो आप उसके मेंबर बन जाते हो, और बाय बर्थ जो है आप उसके मेंबर बन गए, तो मेंबर बनने के साथ में जन्म के द्वारा ही आपके परिवार की जो विचारधाराएं होती है, आइडियोलॉजी होती है, आपके जो डेली लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं, वो बाय बर्थ आपके नेचर में आने शुरू हो जाते हैं। और फिर जो है आप अपने आप को उसी प्रकार से एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हो, उसी प्रकार से आप अपने को अनुभव करते हो कि मुझे मंदिर में जाना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, रामायण महाभारत पढ़नी चाहिए। और दूसरी तरफ हम फिर और एग्जाम्पल ले सकते हैं, सपोज कि सिख कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, तो नमाज पढ़ना है, स्त्रियों को बुर्का पहनना चाहिए। तो इस तरह के जो हैं सोसाइटी के अंदर बाय बर्थ भी ये जो है डिफरेंसेज आते हैं। तो ये आपका पहला कॉज हुआ बेटा, सोशल डिफरेंसेज का जन्म ओरिजिन कहाँ से होते हैं। फिर दूसरा आता है आपका लिंग, जेंडर वाइज। जेंडर में आता है मेल फीमेल का। पीपल अराउंड अस आर मेल एंड फीमेल। स्त्री और पुरुष को लेकर भी डिफरेंसेज हो जाते हैं। मेल के बारे में ये भी कहा जाता है कि मेल में पावर ज़्यादा होता है, आउटसाइड वर्क मेल को ही करना चाहिए, फीमेल्स की ड्यूटी केवल घर के अंदर रहना है, इनसाइड हाउस इनसाइड वर्क करने हैं। फिर उनका और जो है एबिलिटीज़ को लेकर भी हो सकता है, फिर टॉल और शॉर्ट को लेकर हो सकता है कि ये लड़का लंबा है, ये लड़की की हाइट कम है। तो इस प्रकार से जो है इन भेदभावों की, डिफरेंसेस की उत्पत्ति होती है। तो ये दूसरा कारण हुआ। फिर इसमें आपका फिजिकल स्ट्रेंथ भी आता है। तो जेंडर के अंदर एक तो आपका हाइट को लेकर हो सकता है, दूसरी आपकी फिजिकल एबिलिटीज़ और डिसेबिलिटीज़, कि शारीरिक तौर पर मेल ज़्यादा वर्क कर सकते हैं, उसमें एबिलिटीज़ ज़्यादा होती है, तो इसलिए डिसीजन मेकिंग भी उनका राइट है। वुमेन्स में जो है फिजिकल एबिलिटीज़ कम होती है, उनको केवल इनसाइड ही रहना है, चिल्ड्रन की केयर करना है। तो ये डिफरेंसेस जो है हमारे डिफरेंट टाइप के मेल और फीमेल को लेकर होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल जो आएगा रिलीजन को लेकर होता है। तो देखो सोसाइटी के अंदर, फैमिलीज में रिलीजन जो धर्म है उसका भी प्रभाव बच्चे पे अपने परिवार से जन्म के द्वारा ही आ जाता है। पर्टिकुलर अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल अब हम या यूरोपियन कंट्री का भी एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं। तो यूरोपियन कंट्री में सपोज कि क्रिश्चियन रिलीजन है बेटा, क्रिश्चियन में भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट है। तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में भी विचारधाराओं में अंतर आ जाता है। कैथोलिक जो है वो ओल्ड जो है ऑर्थोडॉक्स आइडियाज़ का में बिलीव करते हैं, तो प्रोटेस्टेंट जो कम्युनिटी है वो उसमें रिफॉर्म्स चाहते हैं, चेंजेस चाहते हैं और लिबरल होते हैं, और इस प्रकार से उनमें डिफरेंसेज आते हैं। इसके बाद हमारी सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी को हम लेते हैं, समाज को लेते हैं, तो हमारी सोसाइटी के अंदर डिफरेंट रिलीजन है बेटा, डाइवर्स कंट्री है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख कम्युनिटी है, क्रिश्चियन है। तो डिफरेंट रिलीजन को लेकर भी जो है डिफरेंसेज हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी यहाँ डिफरेंसेज सेम फैमिली में भी हो जाती है, कि जैसे कि सपोज कि कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी है, तो हिंदू कम्युनिटी है, उनका हिंदू रिलीजन है, लेकिन पेरेंट्स और बच्चों में भी डिफरेंसेज आते हैं, क्योंकि उनके अपने परिवार के जो है वर्शिप के सिस्टम होते हैं। बच्चा उसको एडॉप्ट नहीं करना चाहता, बच्चा बड़ा होकर अपना रिलीजन चेंज करना चाहता है। हो सकता है कि उसने मैरिज कर ली हो, मैरिज के बाद वो जिस से उसकी मैरिज हुई है वो उसका एडॉप्ट करना चाहता है या खुद अपना चेंज करना चाहता है। तो इसको लेकर भी फैमिली मेम्बर्स के इन बिटवीन भी जो है बेटा, बीच में भी इस प्रकार के डिफरेंसेस जो है पर्टिकुलर आ जाते हैं। तो ये थर्ड हुआ आपका रिलीजन को लेकर। फोर्थ आता है डिफरेंसेस आर बेस्ड ऑन आवर चॉइस, कि कभी कभी हमारी
जो चॉइस होती है, हमें अपना पसंद या चुनाव करना होता है, सिलेक्शन करना होता है, उसको लेकर भी डिफरेंसेज आते हैं। वो हमारी सोसाइटी में भी हो सकता है, हमारे नेबर्स में भी हो सकता है, स्कूल में भी हो सकता है, फैमिली में तो होता ही होता है। तो सपोज कि एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है, किसी का इंटरेस्ट जो है स्टडी में है, किसी का जो है स्पोर्ट्स में है, किसी का इंटरेस्ट कल्चरल एक्टिविटीज़ में है। एक बच्चा चाहता है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूं, एक बच्चा चाहता है कि मैं बहुत बड़ा एथलेटिक बनूं, एक चाहता है कि मैं म्यूजिशियन बनूं। लेकिन पेरेंट्स चाहते हैं कि नहीं, मेरा बच्चा बस केवल स्टडी करे और वो केवल डॉक्टर ही बने। बच्चा उसका विरोध करता है कि नहीं, मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, मुझे जो है राइटर बनना है, मुझे पेंटर बनना है। तो ये चॉइस को लेकर भी जो है हमारी सोसाइटी में, फैमिली में जो है डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो ये 4 जो है टाइप्स हुए बेटा, कि किस प्रकार समाज में, सोसाइटी के अंदर जो है डिफरेंसेस की जो है उत्पत्ति होती है। तो मैं मेन पॉइंट फिर से आपको रिकॉल कर देती हूँ। फर्स्ट जो हमारा बाय बर्थ होता है, फर्स्ट कौन सा हुआ? बाय बर्थ हुआ। फिर उसके बाद आपका जो हुआ जेंडर को लेकर हुआ, मेल फीमेल। मेल फीमेल में भी हमने अलग अलग डिस्कस किए थे, हाइट को लेकर है, एबिलिटीज़ डिसएबिलिटीज़ को लेकर है। थर्ड हमने फिर उसमें फिजिकल स्ट्रेंथ को लेकर किया था, सेम उसमें। फिर थर्ड हमारा आता है बेस्ड ऑन आवर चॉइसेस, कि हमारी जो चुनाव, हमारी जो पसंद होती है, उसको लेकर भी भेदभावों की उत्पत्ति होती है। और फोर्थ हमारा जो था वो रिलीजन को लेकर था, कि रिलीजन को लेकर भी हमारी चॉइस हो जाती है, उसको लेकर भी भेदभाव उत्पन्न होते हैं। तो ये फोर्थ जो है बेटा कॉजेज थे, जिसकी वजह से सोशल डिफरेंसेज होते हैं। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो गया इसमें, कि क्या उसके कॉजेज है, क्या फैक्टर्स हैं। फिर इसमें आपका रिच पुअर को लेकर भी हो जाता है, कि रिच और पुअर पीपल में तो अक्सर डिफरेंसेज आते ही हैं, क्योंकि रिच जो है एक लग्जरी लाइफ एंजॉय करते हैं, पुअर को राइट्स नहीं होते हैं और वो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी करते हैं। अब थर्ड हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस। तो ये 2 कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ समझना है कि ओवरलैपिंग और क्रॉस कटिंग क्या है। हिंदी में इसको हम कहते हैं विभिन्नताओं में सामंजस्य, एडजस्टमेंट, और टकराव कैसे उत्पन्न होता है। तो सोशल डिवीजन जो है, व्हेन वन काइंड ऑफ सोशल डिफरेंसेस बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन द अदर एंड पीपल स्टार्ट फीलिंग दैट दे बिलोंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज। तो सोशल डिवीजन जो है बेटा, वो काइंड ऑफ सोशल डिफरेंसेस का मेन कॉज है। इसमें पहला फर्स्ट इसका कॉज बनता है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के द्वारा पढ़ेंगे कि ओवरलैपिंग और क्रॉस कटिंग के द्वारा जो है सोशल डिफरेंसेस कैसे होते हैं। तो सबसे पहले जो हम ओवरलैपिंग को विथ एग्जाम्पल जो है समझने की कोशिश करेंगे। तो ओवरलैपिंग में अमेरिका का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था। कौन सी कंट्री का पढ़ा था? अमेरिका में। अमेरिका में कौन से सोशल डिवीजन थे, डिफरेंसेस थे? वाइट एंड ब्लैक पीपल का, यूएस के अंदर। और उसमें क्या डिफरेंसेस थे? ब्लैक पीपल है वो पुअर है, ब्लैक पीपल क्या है? पुअर है बेटा। सेकंड होमलेस है और डिस्क्रिमिनेटेड है। एक तो वो गरीब है, बेघर है, उनके पास अपने सेटलमेंट नहीं है और भेदभावों का शिकार है, उनको इक्वल सोशल पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए हैं, और ज़्यादातर वो जो है लैंडलेस भी है। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। तो इसको लेकर जो है क्या हो जाता है? ओवरलैपिंग हो जाता है। और अक्सर वो इस प्रकार से, और ये जो है डिफरेंसेस डे बाय डे जो है उनके माइंड में, सोसाइटी में डेवलप होते रहते हैं, और ये भेदभावों की उत्पत्ति होती रहती है, जिसकी वजह से जो है ओवरलैपिंग हो जाता है सोसाइटी में। सेकंड एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे क्रॉस कटिंग का, कि क्रॉस कटिंग कैसे सोशल डिफरेंसेस का कॉजेज है।
तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्रॉस कटिंग का कॉज जो है वो आपका कैसे सोशल डिफरेंसेज का कॉज बनता है। तो क्रॉस कटिंग मीन्स क्या है? इट मीन दैट द ग्रुप दैट शेयर कॉमन इंटरेस्ट ऑन वन इशू इज लाइकली टू बी डिफरेंट सोशल साइड ऑन डिफरेंट इशू। इसमें क्या होता है कि हर सोशल ग्रुप में इनइक्वलिटीज़ तो होती है, लेकिन वो एक ही कम्युनिटी के होते हैं और उनमें डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं होता है। कई बार क्या होता है, समटाइम एक ही कोई इशू, कोई मुद्दा होता है तो उनके फेवर एक जैसे हो जाते हैं, और कभी कभी समटाइम उनके जो हैं डिफरेंट भी हो जाते हैं, लेकिन उनको आइडेंटिफाई करना या उनको पहचानना मुश्किल होता है। तो इसके अंदर भी हम एग्जाम्पल के द्वारा पढ़ेंगे बेटा, उदाहरण के द्वारा, कि पर्टिकुलर एक ही कम्युनिटी में या एक ही ग्रुप में समटाइम उनके एक जैसे होते हैं फेवर, और समटाइम उनके वो मुद्दे अलग चले जाते हैं, लेकिन उनको पहचानना पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पर हम जो है नॉर्दर्न आयरलैंड और नीदरलैंड का एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो इसमें ध्यान से सुनना बेटा कि नॉर्दर्न आयरलैंड एंड नीदरलैंड बोथ कंट्री क्रिश्चियन कम्युनिटी है। दोनों कंट्री के अंदर क्या है? क्रिश्चियन है, और दोनों कंट्री के क्रिश्चियन बट डिवाइडेड इन बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट, और दोनों ही कंट्री में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में डिवाइड है ये, यानी कि वहाँ पर ईसाइयों का समूह है वो दो भागों में विभाजित है। दोनों कंट्री के अंदर क्रिश्चियन के दो पार्ट हैं, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। लेकिन फिर इसमें हम पढ़ेंगे कि नॉर्दर्न आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का क्या है, और नीदरलैंड का जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसमें कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है नॉर्दर्न आयरलैंड में पढ़ेंगे हम कि नॉर्दर्न आयरलैंड में वहाँ की क्लास और रिलीजन के बीच इक्वलिटी है बेटा, लेकिन वहाँ कैथोलिक ग्रुप है वो पुअर है। कैथोलिक आर पुअर, और इसी बात को लेकर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में कैथोलिक क्या है बेटा? पुअर है, और प्रोटेस्टेंट वो क्या है? रिच है। लेकिन मेजोरिटी माइनॉरिटी उनकी डिफरेंट है, और उसी को बात को लेकर वहाँ पर जो है उन लोगों के बीच में जो है ये डिफरेंसेज आने से जो है भेदभाव की उत्पन्न हुई। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं नीदरलैंड का। नीदरलैंड में भी वहाँ पर जो है सेम क्लास है, सेम रिलीजन है, यानी कैथोलिक है। कैथोलिक के भी दो पार्ट हैं, वहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड है, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। लेकिन दोनों के बीच में जो है किसी भी प्रकार का कोई हमें मेल दिखाई नहीं देता है। लेकिन वहाँ पर क्या है? कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट दोनों इक्वली जो है रिच एंड पीपल है। देखो नॉर्दर्न आयरलैंड के अपोजिट है। नॉर्दर्न आयरलैंड में क्या हुआ था? कैथोलिक आर पुअर बट प्रोटेस्टेंट आर रिच। लेकिन आपका जो नीदरलैंड है, नीदरलैंड में बोथ कम्युनिटी है, बोथ रिलीजन है, लेकिन बोथ आर पुअर एंड रिच। और इसी बात को लेकर जो है नीदरलैंड में कभी भी जो है वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई उनके बीच में किसी भी प्रकार से सिविल वार की, किसी भी प्रकार के राइट्स की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई, जबकि नीदरलैंड में अक्सर जो है ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और उसकी वजह से जो है नॉर्दर्न आयरलैंड में क्या होता है कि अक्सर उसकी वजह से जो है वहाँ राइट्स की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये दो एग्जाम्पल हमने अभी नेक्स्ट टॉपिक ओवरलैपिंग और क्रॉस कटिंग में पढ़े। तो ओवरलैपिंग में तो आप जो है अमेरिका का यूनाइटेड उसका दे देंगे एग्जाम्पल, वाइट्स और ब्लैक का। और क्रॉस कटिंग के अंदर आप ये दो एग्जाम्पल दे दोगे। कौन सी कंट्री के? एक तो
नॉर्दर्न आयरलैंड के और दूसरे नीदरलैंड के। तो ये आपका बोर्ड के लिए अगेन एक 5 मार्क का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अब इसी के अंदर आपका ग्लोसरी के अंदर बेटा एक होमोजीनियस सोसाइटी का मीनिंग दिया हुआ है कि आगे चलकर जो है धीरे धीरे पूरा वर्ल्ड कभी कभी हमें एक होमोजीनियस सोसाइटी के रूप में डेवलप होता दिखाई दे रहा है, लेकिन पर्टिकुलर वर्ल्ड में कुछ ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट भी किया है और वहाँ के हर रिलीजन, हर एथनिक ग्रुप है, कास्ट है, वो आपको एक ही सोसाइटी का पार्ट मानते हैं। तो इस प्रकार की जो सोसाइटी डेवलप होती है उसको हम होमोजीनियस सोसाइटी कहते हैं। और होमोजीनियस सोसाइटी के एग्जाम्पल जो हैं हमें जर्मनी और स्वीडन के अंदर मिलते हैं। किस में मिलते हैं? जर्मनी और स्वीडन में। अब इस होमोजीनियस सोसाइटी में क्या होता है? अ सोसाइटी दैट हैज सिमिलर काइंड ऑफ पीपल, दे आर नो सिग्निफिकेंस एथनिक डिफरेंसेस। शॉर्ट में समझो, होमोजीनियस सोसाइटी वो होती है बेटा जहाँ डिफरेंट काइंड के पीपल, अभी मैंने आपको बताया ना कि उनका रिलीजन अलग हो सकता है, सेम रिलीजन में भी 2 कम्युनिटी हो सकती है, कास्ट अलग हो सकती है, रिच पुअर हो सकते हैं, लेकिन वो अपने आप को उस कंट्री की उसी सोसाइटी का पार्ट समझने लगते हैं और किसी भी टाइप के उनके बीच में कोई भी कल्चरल और एथनिक ग्रुप को लेकर डिफरेंसेस नहीं होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस सोसाइटी, जिसको हिंदी में हम कहते हैं समरूप समाज। तो ये फिर आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हुआ। अभी सोशल डिवीज़न जो है ये मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में है। अब फॉर एग्जांपल इंडिया है, इंडिया में सपोज कि मैनी कम्युनिटीज़ है। अब बेल्जियम है, वहाँ स्मॉल कंट्री है जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, लेकिन वहाँ भी मैनी कम्युनिटीज़ है। और फिर कल्चर को लेकर है ना, एंशियंट मिडिवल टाइम में लोग माइग्रेट भी हुए थे। माइग्रेट क्या है? मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस या वन कंट्री टू अनदर कंट्री। तो उसके द्वारा क्या हुआ बेटा, अब जैसे कि एंशियंट टाइम में अरब कंट्री से हमारी कंट्री के अंदर पीपल आए थे, चाहे ट्रेड के लिए, रिलीजियस पर्पज से, और धीरे धीरे वो हमारी यहीं सेटल हो गए। तो उसकी वजह से उनका जो कल्चर था वो हमने अडोप्ट किया और हमारा कंट्री का जो कल्चर था वो उन्होंने अडोप्ट किया। इसी प्रकार से और भी जो है सोसाइटी के अंदर, कंट्रीज़ के अंदर लोग माइग्रेट होते हैं डिफरेंट पर्पज से, ट्रेड है, फिर आपका जो है रिलीजियस पर्पज से या अदर पर्पज, एजुकेशनल पर्पज से। तो उससे क्या होता है, जो उनके आइडियाज होते हैं, उनका कल्चरल जो है वो जो है एक दूसरे के अंदर मिक्स होने लगता है और एडोप्ट करते हैं। तो उसको हम वर्ड देते हैं मल्टी कल्चरल। मल्टी कल्चरल में वही होता है कि एक दूसरे के आइडियाज़ को, कल्चर को एडोप्ट कर लेना। फॉर एग्जांपल इंडिया का मैं देती हूँ, जैसे हमारे यहाँ हिंदू कम्युनिटी थी, मुस्लिम कम्युनिटी आई, उनके ट्रेडिशन है, उनके कॉस्ट्यूम है, उनकी जो लैंग्वेज थी, उर्दू वर्ड हमने अडोप्ट किए। फिर उन लोगों ने हमारे हिंदू कल्चर के जो हमारा पहनावा था, हमारे तौर तरीके थे, हमारी सोसाइटी के बिलीफ थे, कुछ कुछ उन्होंने अडोप्ट करना शुरू किया और धीरे धीरे वो भी लिबरल होने लगे, उदार होने लगे। तो इस प्रकार से मल्टी कल्चर जो है वर्ल्ड के अंदर धीरे धीरे डेवलप होने लगा था। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि सोशल डिवीज़न तो होते हैं, उसके बर्थ के कई कॉजेज हैं, लेकिन सोशल डिवीज़न के बीच में जो पॉलिटिक्स आ जाती है, तो पॉलिटिक्स आने से जो है क्या उसके इम्पैक्ट हो जाते हैं। क्या पॉलिटिक्स को सोशल डिवीज़न में इन्वॉल्व होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या समटाइम जो है पॉलिटी का अगर सोशल डिवीज़न में इन्वॉल्वमेंट होता है तो वो फेवरेबल भी होता है। तो यहाँ हमारा ग्रुप डिस्कशन भी आ जाता है, डिबेट टॉपिक भी आ जाता है कि पॉलिटिक्स और सोशल डिवीज़न का जो है मेल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन भी बनता है फिर यहाँ पर। तो अब नेक्स्ट हमें यहाँ पर ये आपका बहुत 5 मार्क का बोर्ड में आने वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपके दिया हुआ है कि हाउ डू दिस सोशल डिवीज़न अफेक्ट पॉलिटिक्स, कि सामाजिक विभाजन जो है वो राजनीति को कैसे प्रभावित करते हैं। तो इसमें दिया है कि इसके कंबाइन जो है
इम्पैक्ट होते हैं। अगर पॉलिटिक्स है जो सोशल डिवीज़न में इन्वॉल्व होती है, तो उन्होंने कहा है कि सबसे पहला एस्पेक्ट दिया कि डेंजरस और एक्सप्लोजिव होते हैं, कि वो खतरनाक और विस्फोटक हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इसको आप नोट भी कर सकते हो, बुक में फर्स्ट पॉइंट करके भी दिया हुआ बेटा, कि द कंबाइन ऑफ पॉलिटिक्स एंड सोशल डिवीजन इज वेरी डेंजरस एंड एक्सप्लोजिव, कि राजनीति और सामाजिक विभाजन का मेल जो है वो खतरनाक और विस्फोटक हो सकता है। कैसे होता है, उसमें दिया हुआ सेकंड पॉइंट, डेमोक्रेसी इन्वॉल्व कंपटीशन अमंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टी, दे ट्राई टू डिवाइड द सोसाइटी। अब जैसे कि इंडिया है, यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, डिफरेंट हमारी नेशनल लेवल रीजनल लेवल पार्टीज है, जैसे कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी है, कम्युनिस्ट पार्टी है। तो ये विभिन्न राजनीतिक दल भी जो है कंपटीशन करते हैं, प्रतिद्वंद्विता करते हैं, और उनके इस प्रयासों से क्या होता है, हमारी सोसाइटी जो है वो डिवाइड होने लगती है, समाज जो है फूट का शिकार हो जाती है। तो उससे भी जो है डेंजरस हो जाता है सोशल डिवीजन में पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट होना। ये सेकंड पॉइंट हुआ बेटा। थर्ड है कि इट मेक्स सोशल डिवीजन इनटू पॉलिटिकल डिवीजन एंड लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। थर्ड है कि जब पॉलिटिक्स सोशल डिवीजन में इन्वॉल्व होती है बेटा, तो उसकी वजह से जो है समाज के अंदर, सोसाइटी में, कंट्री में लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, समाज के अंदर भेदभावों की उत्पत्ति होती है, लोगों के बीच में जो है एक प्रकार का जो है भेदभाव उत्पन्न होता है, विचारधाराओं में अंतर आते हैं, वायलेंस, हिंसा उत्पन्न हो जाती है। उसी बातों को लेकर वो राइट्स दंगे कर देते हैं, मूवमेंट कर देते हैं। फिर इवन डिसइंटीग्रेशन, देश की एकता, अखंडता खतरे में पड़ जाती है। तो ये जो है पॉलिटिक्स का सोशल डिवीजन में इम्पैक्ट होता है। और ये आपका क्वेश्चन ही दिया हुआ है कि हाउ डू दिस डिवीजन इफेक्ट पॉलिटिक्स एंड व्हाट डज पॉलिटिक्स डू दिस सोशल डिविजन्स। ये आपका आंसर भी हो गया इसके साथ साथ तैयार, और ये आपका जो है 5 मार्क के क्वेश्चन में आता है। अब नेक्स्ट उसमें आपका दिया हुआ है रेंज ऑफ आउटकम्स, कि इस प्रकार से जब पॉलिटिक्स सोशल डिवीजन में इन्वॉल्व हो जाती है तो उसका आउटकम क्या होता है, उसके क्या परिणाम होते हैं। तो इसमें मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल्स बताऊंगी बेटा। तो सबसे पहले मैंने आपको जो एग्जाम्पल पढ़ाया था, कौन सा एग्जाम्पल पढ़ाया था, नॉर्दर्न आयरलैंड का बेटा, कि नॉर्दर्न आयरलैंड में इट्स पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 मेजर सेट ऑफ कम्युनिटी, कि नॉर्दर्न आयरलैंड में वहाँ की जो जनसंख्या है, पीपल, लोग जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है क्रिश्चियनिटी के। वो मैंने बताया था कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। अब वो कैसे डिवाइड है, तो प्रोटेस्टेंट का जो है बेटा वो कितना परसेंट है, 53% है। इसको ध्यान से समझना, प्रोटेस्टेंट का जो है कितना है, 53% है, और रोमन कैथोलिक का कितना है, 44% है। लेकिन उनमें क्या डिफरेंस है जो वो ध्यान से समझना। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। ये एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं नॉर्दर्न आयरलैंड का। वहाँ मैंने पहले भी आपको बताया था कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के 2 ग्रुप है, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक। तो फर्स्ट पॉइंट है, प्रोटेस्टेंट का जो परसेंटेज है वो 53 है, तो ये मेजोरिटी हो गए। रोमन कैथोलिक जो है वो 44% है। अब ये धीरे धीरे पॉलिटिक्स इसमें कैसे इन्वॉल्व हो गई, तो समझिए आपका जो प्रोटेस्टेंट ग्रुप है उसको कौन सी पार्टी लीड कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, यूनियनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी उसको लीड कर रही है। आया समझ में। और कैथोलिक को कौन रिप्रेजेंट कर रही है, नेशनलिस्ट पार्टी लीड कर रही है। इसको नोट करना, नोट कर लीजिए। फिर से सुन लो, प्रोटेस्टेंट को कौन सी पार्टी लीड कर रही है, नेशनलिस्ट पार्टी। कैथोलिक को कौन सी पार्टी रिप्रेजेंट कर रही है, यूनियनिस्ट पार्टी। और इन पार्टी ने अपने अपने
मुद्दों को लेकर जो इनको फेवर करना शुरू कर दिया और वहीं से जो इनमें जो है डिफरेंसेज आने लगे। अब देखिए कि जो कैथोलिक ग्रुप है उनका नेशनलिस्ट पार्टी के द्वारा क्या डिमांड थी। उनका था कि नॉर्दर्न आयरलैंड जो है आयरलैंड रिपब्लिक के साथ मिलाकर जो है कैथोलिक बाहुल्य बनाया जाए, कैथोलिक मेजोरिटी डिमांड। ये देखो बेटा, हु वांटेड टू रिमेन विथ यूके विच वाज प्रोटेस्टेंट कंट्री। तो उन लोगों की डिमांड थी कि आयरलैंड को उत्तरी आयरलैंड के साथ मिलाकर जो है कैथोलिक मेजोरिटी बेस्ड जो एक कंट्री बना देना चाहिए। लेकिन इसके अपोज में दूसरी तरफ जो है आपकी कैथोलिक जो है उन लोगों की तो 44% जो आपका रोमन कैथोलिक ग्रुप था। प्रोटेस्टेंट की क्या डिमांड थी बेटा? प्रोटेस्टेंट की डिमांड थी, उससे पहले कैथोलिक की मैं डिमांड समझा रही थी, फिर से सुन लो ध्यान से। प्रोटेस्टेंट नेशनलिस्ट पार्टी के द्वारा डिमांड कर रहे थे बेटा कि नॉर्दर्न आयरलैंड भी यूनाइट विद द रिपब्लिक आयरलैंड अ कैथोलिक कंट्री। इनको जो है उसको बेस जो है कंबाइन करके उसको कैथोलिक कंट्री बना देना चाहिए। लेकिन प्रोटेस्टेंट की क्या डिमांड थी वो ध्यान से सुनिए। प्रोटेस्टेंट की डिमांड थी कि वो ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहने के फेवर में थे, हु वांटेड टू रिमेन विथ यूके, और प्रोटेस्टेंट कंट्री उसके द्वारा सेटअप की जाए। तो दोनों में डिफरेंस समझ आया। प्रोटेस्टेंट जो है ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहना चाहते थे और उसी के साथ वो अपना कंट्री पार्ट मानना चाहते थे। लेकिन रोमन कैथोलिक अपोज में थे, उनका था कि नॉर्दर्न आयरलैंड को यूनाइट करके कैथोलिक कंट्री को डेवलप किया जाए। तो ये जो है यहाँ पर सोशल डिवीज़न को लेकर जो पॉलिटिक्स उसमें इन्वॉल्व हुई, तो ये डिफरेंसेज हुए। लेकिन उसके इम्पैक्ट क्या हुए? तो यूनियनिस्ट और नेशनलिस्ट पार्टी के इन बिटवीन दो पॉलिटिकल पार्टी हो गई, एक यूनियनिस्ट पार्टी हो गई और सेकंड कौन सी पार्टी हो गई? नेशनलिस्ट पार्टी। और इन के दोनों के इन बिटवीन जो है जो बहुत बड़ा एक गैप उत्पन्न हो गया और उसी को लेकर जो है वहाँ पर फिर ये इस प्रकार के मूवमेंट या इसी प्रकार की घटनाएं है ना, हिंसक घटनाएं उत्पन्न होने लगी। और उसमें ब्रिटेन के जो है गवर्नमेंट को स्टेप भी लेना पड़ा। आर्मी फोर्सेज है, सिक्योरिटी गार्ड है ना, उनका भी काफ़ी लॉस हुआ इसमें। और 1998 में फिर इतना बड़ा जब ये लॉस हुआ, 100 ऑफ सिविलियन मिलिटेंट सिक्योरिटी फोर्सेज वर किल्ड इन द फाइट बिटवीन यूनियनिस्ट एंड नेशनलिस्ट। तो ये इसके इम्पैक्ट हुए कि जब ये सोशल डिवीज़न में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हुई तो दोनों वहाँ की मेन पॉलिटिकल पार्टी के इन बिटवीन जो है इस प्रकार की ये कॉन्फ्लिक्ट्स होकर स्थिति उत्पन्न हुई। और उसका जो इम्पैक्ट हुआ उसकी वजह से 100 ऑफ सिविलियंस मिलिटेंट्स एंड सिक्योरिटी फोर्सेज वर किल्ड इन द फाइट बिटवीन टू ग्रुप्स। तो ये फर्स्ट इसमें इम्पैक्ट हुआ। और ये इतना बड़ा जो लॉस कंट्री का हुआ, मिलियंस पीपल जो है मारे गए, तो उसको लेकर फिर 1998 के बीच में यूके गवर्नमेंट के द्वारा एंड द नेशनलिस्ट पार्टी के द्वारा एक एग्रीमेंट, एक समझौता किया गया और इस स्ट्रगल का उन्होंने एंड किया। सस्पेंडेड द आर्म स्ट्रगल। ये वॉयलेंस हो गई थी बेटा, नॉन वॉयलेंस नहीं था, ये क्या था? वॉयलेंस, हिंसक आंदोलन हो गया था। इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट को स्टेप लेना पड़ा और पार्टी के साथ में उन्होंने, ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने नेशनलिस्ट पार्टी के द्वारा एक एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट के द्वारा उन्होंने सस्पेंड द आर्म स्ट्रगल और इस आंदोलन का उन्होंने ख़त्म किया क्योंकि ये वायलेंट हो गया था और उससे आर्मी है, सिक्योरिटी गार्ड है, सिविलियंस का काफ़ी लाइफ का लॉस हुआ था। और इस प्रकार से इस सोशल डिवीज़न में पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट होने से जो है बहुत बड़ा लॉस हुआ था। तो ये रेंज ऑफ आउटकम्स में
आपको जब पॉलिटिक्स का सोशल डिवीज़न में इन्वॉल्वमेंट होता है तो ये एग्जाम्पल के तौर में आपको इसका ये दे देना है कि किस प्रकार से वहाँ पे दो ग्रुप्स के इन बिटवीन, दो पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा सोशल ग्रुप में इन्वॉल्वमेंट होने से कैसे जो है उसके इम्पैक्ट हुए थे। तो ये भी आपका पॉलिटिक्स और सोशल डिवीज़न में इन्वॉल्वमेंट होने से क्या इम्पैक्ट हुए, और उसके अंदर आपको जो है ये ग्रेट ब्रिटेन का ये एग्जाम्पल दे देना है। अब दूसरा इसमें एस्पेक्ट दिया हुआ है कि हर टाइम या एवरी टाइम जो है पॉलिटिक्स का सोशल डिवीज़न में इन्वॉल्वमेंट जो है वो नेगेटिव नहीं होता है, लॉस नहीं करता है, बल्कि फेवरेबल भी होता है। तो एवरी एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिवीज़न इन पॉलिटिक्स डज नॉट लीड टू डिजास्टर्स, कि हर वक्त अगर पॉलिटिक्स सोशल डिवीज़न में अपना इन्वॉल्वमेंट करती है तो वो डिजास्टर को जन्म नहीं देती है। सोशल डिवीज़न वन काइंड ऑफ और अनदर एक्चुअली इन द मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। सोशल डिवीज़न एक तरीके से भी या अनदर टाइप से भी मोस्टली कंट्रीज के अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है। थर्ड है सोशल डिवीज़न अफेक्टेड द वोटिंग इन द मोस्ट कंट्रीज। अब सोशल डिवीज़न जो है अधिकतर देशों की जो मतदान व्यवस्था है सिस्टम उसके अंदर भी इफेक्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया को ही ले लो, इंडिया में भी जो है हमारे डिफरेंट सोशल ग्रुप है, तो डिफरेंट सोशल ग्रुप का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वोट देने में इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सोशल डिवीज़न या सोशल ग्रुप्स का वोटिंग के दौरान हमारी कंट्री में इन्वॉल्वमेंट होता है तो उससे जो है उसका इम्पैक्ट जो हमेशा बैड होता है या नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। कभी भी हर टाइम सम टाइम पॉसिबल हो सकता है, लेकिन क्योंकि सोशल ग्रुप्स का सोशल डिवीज़न बेस या सोशल एस्पेक्ट को लेकर कुछ लोग वोटिंग करते हैं तो वो 5 to 10% पीपल हो सकते हैं, 90% पीपल तो नहीं हो सकते। तो 19% पीपल तो इन डिफरेंस से डिवीज़न से ऊपर उठकर जो है वोटिंग करते हैं। तो मेजोरिटी किसकी आएगी? कॉमन पीपल की मेजोरिटी आएगी। तो इस एग्जाम्पल से भी क्लियर होता है कि पॉलिटिक्स में सोशल डिवीज़न का इन्वॉल्वमेंट होने से वो हमेशा लॉस कंट्री का नहीं करते हैं या उसके जो है नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होते हैं। अब मैनी कंट्रीज देयर आर पार्टीज दैट फोकस ओनली ऑन वन कम्युनिटी। सेकेंड एग्जाम्पल पॉलिटिकल पार्टी का भी हम बता सकते हैं कि समटाइम वो जो है केवल एक ही जो है कम्युनिटी को वो लीड करते हैं, तो उसमें भी वही बात आ जाएगी कि वो समटाइम एक कम्युनिटी को लीड कर रहे हैं लेकिन उससे भी 10 या 20% पीपल हो सकते हैं, लेकिन बाकी पीपल तो नहीं हो सकते हैं। वो तो जो बेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है या बेस्ट हमारी कंट्री में गवर्नमेंट बने अवेयर होकर जो है वोटिंग करेंगे। तो एक आधी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को फेवर कर सकती है, लेकिन सभी पार्टी के द्वारा ऐसे फेवर होकर कभी भी जो है वोटिंग नहीं होती है, तो वो भी नॉन फेवरेबल नहीं होता है। तो इस प्रकार से पॉलिटिक्स का सोशल डिवीज़न में इन्वॉल्वमेंट जो है वो हमेशा जो है नॉन फेवरेबल नहीं होता, फेवरेबल भी होता है। और फेवरेबल कैसे होता है उसके मैं कुछ पॉइंट आपको बताती हूँ कि उससे जो है देखिए कि कुछ हमारी कंट्री में जैसे मेजोरिटी और माइनॉरिटी ग्रुप है। फॉर एग्जांपल इंडिया, भारत के अंदर ही ले लो, तो माइनॉरिटी ग्रुप में उनकी माइनॉरिटी ग्रुप के कुछ इशू कुछ मुद्दे हो सकते हैं। गवर्नमेंट का कभी हो सकता है कोई रिफॉर्म किया हो, कोई बिल पास किया हो, तो उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में गवर्नमेंट तक नॉलेज नहीं हो, वो मुद्दे नहीं पहुँचे हो। और जब वो पर्टिकुलर माइनॉरिटी ग्रुप में भी पर्टिकुलर हो सकता है कि उनको अपने एजुकेशन राइट को लेकर है ना, फूड सिक्योरिटी को लेकर है, खाद्य सुरक्षा को लेकर है, फिर एजुकेशन को लेकर है, या ऐसे और भी कोई उनकी कम्युनिटी को लेकर कोई मुद्दे हो सकते हैं जो गवर्नमेंट तक उसकी अप्रोच नहीं हुई है और गवर्नमेंट उनके लिए कुछ फेवर नहीं कर पाई है।
तो ऐसे मुद्दों को रेज करने में कभी कभी पॉलिटिकल पार्टी का वो लोग इन्वॉल्वमेंट कर लेते हैं। और जब पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा सपोज कि अपोजिशन पार्टी गवर्नमेंट के अगेंस्ट ऐसे मुद्दों को रेज करती है और वो उन मुद्दों को जो है गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश करती है, अपोज करती है, हो सकता है उसके लिए मूवमेंट करती है ना, डिमांड्स करती है। और जब गवर्नमेंट का ध्यान ऐसे मुद्दों पर जाता है और पर्टिकुलर उस कम्युनिटी की या माइनॉरिटी ग्रुप की कोई डिमांड है और रेज करने पे गवर्नमेंट उनका फेवर करके उस डिमांड को पूरी करती है, तो उससे उन माइनॉरिटी ग्रुप का एजुकेशन लेवल है, इकोनॉमिकल लेवल है या अदर उनकी कोई प्रॉब्लम है, तो वो सब जो अगर दूर हो जाती है, सॉर्ट आउट हो जाती है और उनको फेवर हो जाता है, तो इस प्रकार का जो इन्वॉल्वमेंट है पॉलिटिक्स का सोशल डिवीज़न में वो फेवरेबल होता है। तो यहाँ दोनों एस्पेक्ट हैं कि सम टाइम जो है पॉलिटिक्स का सोशल डिवीज़न फेवरेबल होता है और सम टाइम जो है वो डेंजरस भी हो सकता है। तो ये आपका एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है यहाँ फिर कंप्लीट हुआ। अब लास्ट आपका एक टॉपिक बचा है जो वो भी आपका एक 5 मार्क क्वेश्चन बनता है और वो है 3 डिटरमाइन। 3 डिटरमाइन मतलब 3 आयाम कि सोशल डिवीज़न के अंदर जो पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो आउटकम होता है, इम्पैक्ट होता है, वो 3 बातों पर निर्भर करता है। 3 चीज़ों से वो फोकस करता है बेटा, और वो 3 फैक्टर्स हैं। तो फर्स्ट फैक्टर जो है सबसे पहले मैं उसको समझाऊंगी आप लोगों को। तो फर्स्ट फैक्टर है द आउटकम डिपेंड ऑन हाउ पीपल रिसीव देयर आइडेंटिटीज। तो सबसे पहला जो है आउटकम सोशल डिवीज़न में पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट होने से क्या होता है कि लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना, हाउ पीपल रिसीव देयर आइडेंटिटीज, कि लोगों के अंदर जो है खुद की पहचान के प्रति क्या फीलिंग्स है, उसको लेकर वो क्या क्या चीज़ों को रेज करते हैं, क्या वो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तालमेल मिठाते या नहीं मिठाते, या उसमें एडजस्टमेंट करते, उस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला जो हमारा डिटरमाइन आउटकम जो है इसके अंदर एनरोलमेंट होने से हुआ पीपल आइडेंटिटीज, लोगों की अपनी पहचान। अब इसके अंदर भी हम पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ये आपका हेडिंग बन जाएगा, फर्स्ट पॉइंट मुख्य बिंदु बन जाएगा। जैसे 5 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं ना, तो पहले इसको आपको हेडिंग डाल के अंडरलाइन करना है और फिर इसमें एक्सप्लेन करना है। तो इसमें लोगों का अपनी आइडेंटिटी के प्रति क्या होता है बेटा कि समटाइम पीपल जो है खुद को अलग अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, खुद को जो है बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं, खुद को विशिष्ट मानते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए दूसरे लोगों के साथ में अकम करना, तालमेल मिलाना, मेलजोल करना जो है वेरी डिफ़िकल्ट टू अकोमोडेट। उनके साथ जो है अपनी पहचान को तालमेल करना मुश्किल आ जाता है। जब उसके लिए फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था नॉर्दर्न आयरलैंड में कि नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर वो लोग जो हैं अपने आप को सिर्फ प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक ही नहीं मानते, और कैथोलिक को वो प्रोटेस्टेंट एक क्रिश्चियन कम्युनिटी के नहीं मानेंगे तब तक जो है उनके अंदर अपनी प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होगा, और वो अपना नेशन का पार्ट उसमें मानने में प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरी तरफ बेल्जियम में है, बेल्जियम में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे जो है जर्मन स्पीकिंग है, डच स्पीकिंग पीपल है, लेकिन उन लोगों ने अपनी थर्ड लेवल जो गवर्नमेंट थी, कम्युनिटी लेवल गवर्नमेंट, उसमें कम्युनिटी लेवल गवर्नमेंट में हर कम्युनिटी को वहाँ पर जो है थर्ड लेवल पर अपनी अपनी गवर्नमेंट को पावर दे दिया था, और वहाँ पर जो है दोनों डच स्पीकिंग, जर्मन स्पीकिंग या अदर स्पीकिंग पीपल ने जो है अपना एडजस्टमेंट किया। तो वहाँ पर जो है वो उनकी अपनी आइडेंटिटी के प्रति जो इस प्रकार का जो उन्होंने अपना आइडेंटिटी की पहचान होते हुए उन्होंने एडजस्टमेंट किया, तो वो फेवरेबल जो है उनका आउटकम हुआ। तो ये फर्स्ट पॉइंट में आपको इतने पॉइंट कर देने हैं नोट। तो ये कंप्लीट फर्स्ट आपका डिटरमाइन आयाम कंप्लीट हुआ। अब सेकंड जो है डिटरमाइन या आयाम आपका जो आता है उसका पहले हेडिंग बनता है कि इट डिपेंड
ऑन हाउ पॉलिटिकल लीडर्स रेज द डिमांड्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, कि जो राजनीतिक दल है वो किसी समुदाय की मांगों को कैसे उठाते हैं, कैसे रेज करते हैं। ये सेकंड आपका आउटकम हुआ कि डिपेंड ऑन हाउ पॉलिटिकल लीडर्स रेज द डिमांड्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, कि अलग अलग राजनीतिक दल जो है किस प्रकार से जो है समुदायों की मांगों को उठाने की, रेज करने की कोशिश करते हैं। उस पे जो है सोशल डिवीज़न में पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट डिपेंड करता है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि सपोज कि इट इज़ ईजी टू अकोमोडेट डिमांड दैट आर विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, कि एक तो उन डिमांड को ईजीली अगर हम संविधान के दायरे में रहकर, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर अगर उसको एक्सेप्ट करते हैं तो उससे पर्टिकुलर किसी दूसरी कम्युनिटी का लॉस नहीं होता है और वो ईजीली जो है अकाउंट हो जाती है, ईजीली जो है वो फेवरेबल हो जाती है। लेकिन फॉर एग्जांपल इंडिया में ले लो, साउथ अफ्रीका में आपने पढ़ा था ना 9th क्लास में कि साउथ अफ्रीका के अंदर जब नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में लीडरशिप में वहाँ का न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क हुआ था, तो उन लोगों ने जो वाइट मैन थे और ब्लैक पीपल बोथ कम्युनिटी को लेकर उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क किया था और कंट्री के फेवर का ध्यान रखते हुए उन्होंने जो है अपना न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी फीचर्स लिए थे उसको एडजस्ट करते हुए किया था और ह्यूमन फीलिंग्स को, ह्यूमन राइट्स का उसमें ध्यान रखा था और सारे डिस्क्रिमिनेशन को उन्होंने सॉर्ट आउट कर दिया था। तो इस प्रकार से जो फ्रेमवर्क होता है, डिमांड्स होती है और उसमें उन्होंने उनकी जो चीज़ों को एडजस्ट किया था और वर्ल्ड का एक बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के बाद बना, तो वहाँ पे जो ये पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ था वो फेवरेबल हुआ था। लेकिन नेक्स्ट जो हम अगर देखें, श्रीलंका का फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था एग्जाम्पल, तो श्रीलंका में क्या हुआ था कि वहाँ पावर शेयरिंग की गई थी। पावर शेयरिंग में वहाँ पे 2 ग्रुप थे उस समय, एक तमिलियन ग्रुप थे, तमिलियन के भी 2 ग्रुप्स थे, इसके बाद सिंहली ग्रुप था। लेकिन वहाँ की पॉलिटिक्स में पावरफुल कौन हो गए थे? सिंहली समुदाय, और उन्होंने 1956 के एक्ट के द्वारा सारे पावर सिंहली ग्रुप को दे दिया था और तमिलियंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया था, जॉब में है, इक्वलिटी बेस है। तो ये सब जो है इस प्रकार से करके वहाँ की जो पॉलिटिक्स जब उसमें इन्वॉल्व हो गई तो ये सोशल डिवीज़न जो है बहुत ज़्यादा गैप होता गया और ये जो है डेंजरस हो गया। तो ये 2 एग्जाम्पल आपको सेकंड वाले डिटरमाइन में दे देने हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का जब इन्वॉल्वमेंट होता है तो किस प्रकार से होता है। और इसमें आपका देखो कंबाइंड 5 मार्क का भी क्वेश्चन आ सकता है तीनों डिटरमाइन पे, और 1 सेपरेट भी डिटरमाइन में आपको आयाम में 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी होते हैं। अब पहले हम थर्ड डिटरमाइन को लास्ट जो है उसको हम समझेंगे। तो थर्ड हमारा जो है कि इट डिपेंड हाउ द गवर्नमेंट रिएक्ट टू डिमांड ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स। अब थर्ड आता है गवर्नमेंट रिएक्ट टू डिमांड, कि सरकार का क्या रुख है, प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो किस प्रकार से जो है अपना इन्वॉल्वमेंट करती है, फेवर कर रही है या अपोज कर रही है या टोटली पर्टिकुलर किसी एक कम्युनिटी या एक ग्रुप को वो इन्वॉल्वमेंट कर रही है, उस पर डिपेंड करता है। अब उसमें अगेन वही बेल्जियम और श्रीलंका का हमने एग्जाम्पल पढ़ा था। अब देखिए सपोज कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी ग्रुप है। अब गवर्नमेंट जो है मेजॉरिटी ग्रुप का फेवर कर रही है और माइनॉरिटी ग्रुप को जो है वो उसके डिमांड्स को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है, उसका फेवर नहीं कर रही है, तो वो जो है आउटकम उसका जो है क्या होता है, फेवरेबल नहीं होगा। क्योंकि पावर शेयरिंग के अंदर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी ग्रुप दोनों का फेवर करते हुए और जो सही डिमांड है उसको एक्सेप्ट करना होता है, और अगर हम ईमानदारी से उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो ये ऐसे सोशल डिवीज़न जो है वो कंट्री की यूनिटी के लिए भी जो है डेंजर हो जाते हैं, खतरा बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो सोशल डिवीज़न जो है अगेन किसी भी कंट्री का पार्टीशन डिवीज़न कर सकता है, नेशनल यूनिटी का है ना खतरा उत्पन्न हो सकता है, और
जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट जो है पर्टिकुलर एक ग्रुप का फेवर करके उसकी डिमांड्स को एक्सेप्ट करती है और उसी का फेवर करती है, तो उससे जो है कंट्री की जो है एकता बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। तो गवर्नमेंट का जो फेवर है किसके प्रति है किसके प्रति नहीं है, तो उससे भी जो है डिपेंड करता है कि जब पॉलिटिक्स सोशल डिवीजन में इन्वॉल्व होती है तो उसका आउटकम क्या होता है। तो लास्ट पॉइंट हमारा था कि इट डिपेंड्स हाउ द गवर्नमेंट रिएक्ट टू डिमांड ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स, कि वो डिफरेंट ग्रुप की डिमांड्स को जो है कैसे उसके प्रति अपना रवैया रखती है या कैसे उसमें वो करती है। तो इफ़ द रूलर्स आर विलिंग टू शेयर पावर एंड अकोमोडेट द रेस्पॉन्सिबल डिमांड ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, सोशल डिवीजन बिकम लेस। अगर गवर्नमेंट वहाँ की माइनॉरिटी ग्रुप की जो भी डिमांड है, पावर शेयरिंग है और उनकी जो भी उनके प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो एक्सेप्ट कर लेती है तो कंट्री के अंदर इस प्रकार की प्रॉब्लम को लेकर कंट्री की यूनिटी को किसी भी प्रकार के जो है कंट्री के फेवर का लॉस नहीं होता है या कोई और ज़्यादा सोशल डिवीज़न जो वो रेज नहीं होते, उत्पन्न नहीं होते हैं। हालांकि हम मानते हैं कि डाइवर्स कंट्री में जो है इतना पॉसिबल नहीं होता है कि हर एक की डिमांड को, हर एक के फेवर को गवर्नमेंट एक्सेप्ट करके टाइमली उसको सॉर्ट आउट कर दे, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट एट प्रेजेंट ये कोशिश करती है कि माइनॉरिटी ग्रुप की क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनका क्या डिमांड्स है और उसको पीसफुली मैनर में, कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में वो जो है उनका फेवर लेकर कोशिश करती है और सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती है कि माइनॉरिटी ग्रुप का डेमोक्रेटिक कंट्री में, चाहे वो इंडिया हो, बेल्जियम हो या अदर कंट्री हो, हर डाइवर्स कंट्री में वो लोग जो है इसको, हर डाइवर्स कंट्री के पीपल का, चाहे लैंग्वेज मसले हो, चाहे आपके कास्ट की प्रॉब्लम हो, एथनिक ग्रुप की हो, रिलीजियस प्रॉब्लम हो, हर एक को वो ऐसी डिमांड्स को लेकर वो जो है एक्सेप्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन ये डिमांड अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में है, पीसफुली मैनर में है, तो उसको एक्सेप्ट करके वो दूर करने की कोशिश, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती है। तो गवर्नमेंट का हमेशा फेवर मोस्टली कंट्री में यही रहता है कि वो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी ग्रुप के अंदर किसी भी प्रकार का वो वन वे जो है अपना फेवर नहीं रखे, बल्कि जिसकी भी डिमांड है वो पीसफुली मैनर में, कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक दायरे में आकर है और वो कंट्री के फेवर में, और उससे पर्टिकुलर किसी पर्सन का, किसी ग्रुप का, उसको लेकर अगर उनका फेवर होता है, उनका डेवलपमेंट होता है और कंट्री के अंदर भी पीसफुली मैनर में अगर वो सॉर्ट आउट हो जाती है, तो पॉलिटिकल पार्टी के बाद गवर्नमेंट जो है इसको जो है सॉर्ट आउट करके उसका फेवरेबल जो है वो सपोर्ट करती है। और ऐसे जो फेवर होते हैं वो आउटकम्स जो है पॉलिटिक्स का सोशल डिवीजन में इन्वॉल्वमेंट होने से फेवरेबल होता है। क्योंकि अगर डिमांड्स को लेकर कभी कभी देखो स्ट्रगल भी हो जाते हैं, लेकिन वो स्ट्रगल अगर वायलेंस हो जाते हैं तो वो फेवरेबल नहीं होते हैं डेमोक्रेसी में या डाइवर्स कंट्री में। अगर वो पीसफुली मैनर में मूवमेंट करते हैं, कोई अपने मुद्दे रेज करते हैं और अगर वो उसके लिए नॉन वायलेंस मेथड या कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड लेकर करते हैं और फिर गवर्नमेंट जो है उसका फेवर करती है, सॉर्ट आउट करती है, तो वो कंट्री के लिए फेवरेबल हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट का फेवर, गवर्नमेंट का रोल, कि गवर्नमेंट ऐसे मुद्दों पर, ऐसी डिमांड्स पर अपना क्या फेवर रखती है, क्या अपना रवैया रखती है, क्या अपना तरीका अपनाती है, और कंट्री के फेवर को ध्यान में रखकर वो पीसफुली मैनर में और अपने संवैधानिक दायरे में आकर अगर उनकी समस्याओं का समाधान करती है तो वो आउटकम जो है वो फेवरेबल हो जाता है। तो ये आपका इस टॉपिक का ये लास्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिस पे भी आपका 5 मार्क का जो क्वेश्चन आता है, और वो आपकी 2-3 क्वेश्चंस तो एक्सरसाइज में भी बहुत अच्छे दिए हुए हैं। और लास्ट टॉपिक पे आपका बुक का क्वेश्चन नंबर 1 भी दिया हुआ बेटा, डिस्कस 3 फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द आउटकम ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन। तो इसमें आपका मैंने मेन हेडिंग के साथ जो पॉइंट समझाए हैं बच्चों, उसके अंदर उसको एक्सप्लेन कर देना है। और सेपरेट 3-3 मार्क के क्वेश्चन में ओनली 1 आउटकम पूछते हैं, तो हेडिंग डाल के एक ही आउटकम को आपको एक्सप्लेन
करना है। अब इसके साथ में असाइनमेंट के लिए आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, 1 मार्क क्वेश्चंस एंड इम्पोर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस वो आपको असाइनमेंट के तौर पे दूंगी, और उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मैं आपको मॉडल आंसर प्रिपेयर करके प्रोवाइड करूँगी। ओके बेटा, थैंक यू।